बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सेलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। बायोलॉजी की क्लास में खुशामदीद। बायोलॉजी में गैसेस एक्सचेंज इस चैप्टर को हम स्टडी कर रहे थे। अब तक हमने इस चैप्टर में देखा कि ये जो गैसेस एक्सचेंज होता है इससे मुराद क्या होती है कि ऑर्गेनिज्म को कुछ गैसेस चाहिए होती है और कुछ गैसेस जो है वो इसको रिलीज़ करनी होती है। तो ये क्या करता है, अपने एनवायरनमेंट से जो गैस चाहिए होती है वो ले लेता है और जो गैस उसको रिलीज करनी होती है वो अपने एनवायरनमेंट में रिलीज कर देता है। इसको हम कहते हैं गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज होता है जी एनवायरनमेंट, गैसियस एक्सचेंज होता है जी ऑर्गेनिज्म और एक रिस्पायरेटरी मीडिया के दरमियान। रिस्पायरेटरी मीडिया जाहिर बात है एनवायरनमेंट में मौजूद होता है। तो हमने अभी कहा ना कि ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट में गैस को रिलीज कर देता है या गैस एनवायरनमेंट से गैस को ले लेता है। तो ये एक्चुअल में एनवायरनमेंट के अंदर जो रिस्पायरेटरी मीडिया होता है ये उससे ये एक्सचेंज कर रहा होता है गैसेस को। ठीक है। तो दो किस्म के रिस्पायरेटरी मीडिया होते हैं हमारे पास, एयर और वाटर। एयर इज अ गुड रिस्पायरेटरी मीडिया कंटेनिंग 21% ऑफ द ऑक्सीजन, वाइल वाटर इज नॉट हैविंग हाई कंसनट्रेशन। वाटर में खाली सिर्फ 5% जो है वो ऑक्सीजन मौजूद होती है। यही वजह है कि एवोल्यूशनरी प्रोसेस के दौरान ऑर्गेनिजम्स ने पानी को छोड़कर लैंड को अडॉप्ट किया। ऑर्गेनिज्म खुश्की की तरफ आए थे क्योंकि लैंड के अंदर जो है वो कई रीजन्स के अंदर एक रीज़न ये भी है कि जो लैंड के अंदर रिस्पायरेटरी मीडिया होता है वो ज़रा अच्छा होता है। फिर हमने देखा कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स किस तरीके से गैस एक्सचेंज करते हैं। उनकी बॉडी छोटी होती है, उनके पास कोई रिस्पायरेटरी सिस्टम नहीं होता। वो गैसियस एक्सचेंज करने के लिए सिंपली डिफ्यूजन का सहारा लेते हैं। वही जी एक्सीज हाई और लो कंसनट्रेशन के जो डिफरेंस होता है जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स या गैस जो है वो हाई से लो की तरफ मूव करती है। फिर हमने बात की प्लांट के अंदर गैसेस एक्सचेंज की। प्लांट के अंदर भी हालांकि उनकी बॉडी बड़ी है लेकिन उनके अंदर फिर भी कोई गैस एक्सचेंज करने का कोई प्रॉपर सिस्टम डेवलप नहीं हुआ होता। इवन के ना कोई सिस्टम होता है ना कोई टिश्यू होता है। तो प्लांट इस मामले को कैसे हैंडल कर रहा होता है, प्लांट के हर पार्ट गैस एक्सचेंज अपने तौर पर खुद करते हैं। लीव के सेल्स अपने लिए खुद गैसेस एक्सचेंज करते हैं, स्टेम खुद करता है, रूट्स अलग करती है। रूट जो है चूंकि ज़मीन के अंदर होती हैं तो इनके पास रिस्पायरेटरी मीडिया एयर नहीं होता, वाटर होता है। और ये वाटर से डायरेक्टली गैस को ले लेती हैं और वाटर से गैसेस को एक्सचेंज कर लेती हैं। रूट के सेल्स जो हैं, जो एपिडर्मस के सेल्स होते हैं, वो वाटर से गैस एक्सचेंज कर लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में दे देंगे और वाटर से ऑक्सीजन ले लेते हैं। और फिर जो अंदर के सेल हैं उनको फिर ये एपिडर्मस से डिफ्यूजन के जरिए गैसेस जो है वो ट्रांसफर होकर अंदर के सेल्स तक आती है। इसमें देर लग सकती है तो उसका क्या इलाज किया हुआ है जी, सेल्स के दरमियान गैप ज़्यादा रखा हुआ है जिनको हम कहते हैं इंटरसेलुलर स्पेसिस। आपने देखा था कि पैरन कायमा के जो टिश्यूज़ होते हैं उनके दरमियान इंटरसेलुलर स्पेसिस मौजूद होती है ताकि ये इसके अंदर गैसेस को ज़्यादा से ज़्यादा जमा कर लें और वो जो टाइम डिले का फैक्टर आ रहा था वो ख़त्म हो जाए। स्टेम के अंदर हमने देखा कि स्टेम्स जब हमारे पास जो ग्रीन स्टेम्स होते हैं उनमें तो स्टोमेटा मौजूद होते हैं, लेकिन जो वुडी स्टेम होते हैं ब्राउन कलर के हार्ड जो होते हैं इनमें सेकेंडरी ग्रोथ हो जाती है और सेकेंडरी ग्रोथ की वजह से इनका एपिडर्मस जगह जगह से फट जाता है। उस फटे हुए हिस्से को हम लेंटिकल्स कहते हैं। और ये स्टोमेटा की तरह सुराख हो गए, लेकिन स्टोमेटा चूंकि बंद खोल हो सकता है, लेंटिकल्स में ये सलाहियत नहीं होती कि वो बंद या फूल हो जाते हैं, वो बस खुले ही रहते हैं। अब कुछ जगहों पे लेंटिकल्स की वजह से क्या होता है, एपिडर्मस फट जाती है और वहाँ पर जो पैरन कायमा के टिश्यूज होते हैं, सेल्स होते हैं, वो हवा से डायरेक्टली एक्सपोज हो रहे होते हैं। तो अब ये सारे सेल्स जो एपिडर्मस के सेल्स हैं, जो पैरन कायमा के सेल्स हैं, जो लेंटिकल से बाहर निकल गए, ये सारे गैस एक्सचेंज कर लेते हैं एयर से। एयर के अंदर जो है अपनी कार्बन डाइऑक्साइड को दे देते हैं और कार्बन और जो ऑक्सीजन है एयर में से वो ये ले लेते हैं, वही डिफ्यूजन के जरिए। और फिर अंदर सेल्स को डिफ्यूजन के जरिए एक सेल से दूसरे, दूसरे सेल से तीसरे सेल्स को, ये अंदर के सेल्स को इस तरह जो है वो ऑक्सीजन सप्लाई कर देते हैं, उनसे कार्बन डाइऑक्साइड दे देते हैं। स्टेम के सेल्स के अंदर भी इंटरसेलुलर स्पेसिस पाई जाती है। उसके बाद तीसरा प्लांट का जो पार्ट होता है वो होता है लीफ। लीफ के अंदर हमने चूंकि देखा था कि लीफ के साथ गैसिक एक्सचेंज का मामला ज़रा ज़्यादा होता है क्योंकि लीफ को खाली रिस्पायरेशन के लिए ऑक्सीजन नहीं चाहिए बल्कि उनको फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए। रूट और स्टेम को जो है कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए, ठीक है, उनको सिर्फ ऑक्सीजन चाहिए। उनके लिए तो गैस एक्सचेंज एक ही है कि ऑक्सीजन लो कार्बन डाइऑक्साइड दो। लेकिन लीफ के साथ मामला ज़रा डिफरेंट है, उनको ऑक्सीजन भी चाहिए फॉर रेस्पायरेशन एंड कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए फॉर फोटोसिंथेसिस। तो लीफ के अंदर जरा एडॉप्टेशन हुई है। क्या एडॉप्टेशन हुई है, लीफ की जो एपिडर्मस का टिश्यू होता है उनमें जगह जगह सुराग होते हैं, उन सुरागों को हम स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा के ऊपर, इन सुरागों के ऊपर जो है वो दो किस्म के स्पेशलाइज सेल्स मौजूद होते हैं जिनको हम कहते हैं गार्ड सेल्स
और गार्ड सेल्स खुल या बंद हो सकते हैं, जिससे आपका स्टोमेटा जो है वो खुल भी जाता है, बंद भी हो जाता है। जब ये स्टोमेटा खुलता है तो गैसेस अंदर आ जाती हैं, अंदर की गैसेस बाहर चली जाती हैं, स्टोमेटा बंद होता है तो गैस एक्सचेंज रुक जाता है। तो यूँ स्टोमेटा के जरिए इन्होंने गैस एक्सचेंज के लिए अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को बाहर वाले एनवायरनमेंट से कनेक्ट कर दिया। उसके बाद बीफ के अंदर इंटरसेलुलर स्पेसेस ज़्यादा होती हैं, एयर स्पेसेस या एयर सेक्स कहा जाता है उनको, तो उनमें ज़्यादा होती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गैसेस जो है वो अंदर, जब स्टोमेटा खुले तो ज़्यादा गैस अंदर आ जाए, अंदर आकर एयर स्पेसेस में ज़्यादा कंसनट्रेशन गैस की जमा हो जाए। क्यों? वजह यही है, आपको दो किस्म का प्रोसेस वहाँ हो रहा होता है। ठीक है जी, ये था प्लांट के अंदर। फिर हमने पढ़ा एनिमल्स के अंदर हम आए। एनिमल्स के अंदर हमने जो है सबसे पहले हाइड्रा देखा। हाइड्रा के अंदर कोई सिस्टम नहीं है गैस एक्सचेंज का, छोटा सा होता है, मल्टी सेलुलर है लेकिन उसकी बॉडी बहुत छोटी होती है, इक्वेटिक होता है। चूँकि इक्वेटिक है तो उसका रिस्पायरेटरी मीडिया वाटर हो जाता है। हाइड्रा जो है उसकी बॉडी वॉल में सिर्फ दो लेयर्स होती हैं, एक आउटर होती है उसको हम एपिडर्मस कहते हैं, एक अंदर वाली होती है उसको हम कहते हैं एंडोडर्मस। सिर्फ दो लेयर्स होती हैं इसके पास टिश्यूज की, सेल्स की। तो ये डिफ्यूजन के जरिए करता है। जो आउटर लेयर होती है वो बाहर वाले पानी से गैसेस को एक्सचेंज कर लेता है, और जो अंदर वाली लेयर होती है एंडोडर्मस, तो वो जो इसकी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में पानी आता है उसके अंदर से ये गैसेस को एक्सचेंज कर लेता है। उसके बाद हमने जो है अर्थवॉर्म पढ़ा था, गालिबन अर्थवॉर्म पढ़ा था, ये मेरे पास डायग्राम यहाँ तो मैंने मिटा दी। हाइड्रा के बाद हमने अर्थवॉर्म पढ़ा। अर्थवॉर्म के अंदर जो है वहाँ पर भी कोई सिस्टम मौजूद नहीं है। अर्थवॉर्म के अंदर ये फाइलम एनिलिडा से ताल्लुक़ रखता है। अर्थवॉर्म में भी कोई सिस्टम नहीं होता। तो ये भी क्या करता है जी, ये अपनी स्किन के ज़रिए बाहर जो इसके मौजूद होता है, मॉइस्ट एनवायरनमेंट में पाया जा रहा होता है, और ये अपने मॉइस्ट एनवायरनमेंट से जो बाहर का जो पानी होता है उससे ही गैसेस को एक्सचेंज कर लेता है। तो अर्थवॉर्म भी सिंपल डिफ्यूजन के जरिए गैसेस एक्सचेंज कर रहा है। मॉइस्ट एनवायरनमेंट में पाया जाता है, पानी भी मौजूद होती है, हवा भी मौजूद होती है, ये दोनों जगहों से ऑक्सीजन गैस को अंदर ले आता है और अंदर वाली जो गैसेस होती हैं कार्बन डाइऑक्साइड उनको रिलीज कर देता है। लेकिन चूंकि अर्थवॉर्म की बॉडी कॉम्प्लेक्स होती है, अर्थवॉर्म की बॉडी कॉम्प्लेक्स होती है, पेचीदा होती है, अंदर सिस्टम्स मौजूद होते हैं, तो अब ये जो सेल्स के जरिए डिफ्यूजन के जरिए जो गैस अंदर लाया है, इस गैस को अंदर लाने के बाद फैलाने के लिए डिफ्यूजन का सहारा वो नहीं ले सकता। अंदर तो ला सकता है, स्किन जो है, अब ये देखो ये अर्थवॉर्म है, तो अब यहाँ से स्किन के जरिए ऑक्सीजन अंदर आ गई और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गई। लेकिन अब ये जो ऑक्सीजन यहाँ जमा हुई है, यहाँ जो स्किन पर आउटर लेयर पर जो इसकी ऑक्सीजन जमा हुई है, इसको ये डिफ्यूजन के जरिए नहीं फैला सकता, क्योंकि इसके अंदर से बॉडी बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, अंदर बहुत सारा सिस्टम सेल्स वगैरह पाए जाते हैं। तो अब इस ऑक्सीजन को सप्लाई करने के लिए इसके पास सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। ये ऑक्सीजन गैस कैपिलरीज की वॉल को क्रॉस करके ब्लड के अंदर डिजोल्व हो जाती है, और ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के जरिए पूरी बॉडी में ट्रांसफर होता है। और जब जहाँ जहाँ ये ब्लड जाता है वहाँ के सेल्स इस ब्लड में से ऑक्सीजन को निकाल के कार्बन डाइऑक्साइड को दे देते हैं। और फिर ये ब्लड जो है जब स्किन के पास आएगा तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जो इस ब्लड में थी वो बाहर आ जाती है, और हवा से जो ऑक्सीजन है वो अंदर ब्लड में जाके डिजोल्व हो जाती है। तो गैसेस एक्सचेंज करने के लिए इसके पास कोई सिस्टम नहीं है। हाँ, गैस एक्सचेंज करने के बाद इस गैस को बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करने के लिए इसके पास सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद होता है। उसके बाद तीसरा ऑर्गेनिज्म जो हमें देखना है वो है कॉकरोच। हमारा और आपका पक्का पक्का गहरा गहरा दोस्त कॉकरोच। ये हर घर में पाया जाता है, बहुत ही अच्छा है जी, इज्जत करनी चाहिए इसकी। आप इसको कत्ल करेंगे सेकेंड ईयर के अंदर इंशाल्लाह ताला, और मज़ा आएगा जब आपके हाथ में इसका सफ़ेद सफ़ेद खून गिरेगा। अच्छा, अब कॉकरोच जो है वो पहला जीव है, पहला प्राणी है जिसके अंदर गैस एक्सचेंज के लिए एक सिस्टम पाया जाएगा। अब तक आपने जो पढ़े प्लांट, एमीबा, हाइड्रा, अर्थवॉर्म, उनमें सिस्टम्स नहीं था। तो रिस्पायरेटरी सिस्टम हमारे पास अगर हम फाइलम की तरतीब को देखें तो सबसे पहले रिस्पायरेटरी सिस्टम आता है आर्थ्रोपोडा के अंदर। कॉकरोच आर्थ्रोपोडा से ताल्लुक रखता है। कॉकरोच जो है वो फाइलम आर्थ्रोपोडा से ताल्लुक रखता है। और हमने जब आर्थ्रोपोडा पढ़ा था तो मैंने आपको दो चार बातें बताई थी। पहली बात ये कि आर्थ्रोपोडा एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा फाइलम होता है। दूसरा मैंने आपको बताया था कि ये स्मॉल एनिमल्स के अंदर वेल डिवेलप होता है, छोटे एनिमल्स के अंदर ये वेल डिवेलप है। इसके पास हर सिस्टम मौजूद होता है, रिस्पायरेटरी सिस्टम तक इसके पास मौजूद होता है। उसके बाद इस आर्थ्रोपोडा के आगे जितने भी फाइलम थे उनमें रिस्पायरेटरी सिस्टम समेत हर सिस्टम वेल डिवेलप होता गया। तो ये पहला एनिमल फाइलम होता है जिसके अंदर रिस्पायरेटरी सिस्टम पाया जाता है। इसका जो रिस्पायरेटरी सिस्टम होता है उसको हम कहते हैं ट्रैकियल सिस्टम या ट्रैकियल ट्यूब्यूल्स। ठीक है, ट्रैकियल जो है वो नाम है, और ट्यूब्यूल्स जो है ये असल में ट्यूब की तरह होती है, इसलिए हम इसको कहते हैं ट्रैकियल ट्यूब्यूल्स। अब ये होता क्या है? ट्रैकियल ट्यूब्यूल्स असल में ट्यूब्स हैं जी, ऐसी ट्यूब्स होती है।
ट्यूब्स होती है इनके ऊपर जो है क्यूटिकल की लेयर चढ़ी हुई होती है ताकि इसके अंदर जो है वो वाटर लॉस ना हो सके, इसकी प्रोटेक्शन हो सके। इस ट्यूब का एक सिरा स्किन की तरफ होता है। अब ये जो है, ये जो रेड से मैंने बनाई है, ये इसकी आप समझ लो स्किन है, ये इसकी स्किन है। तो ट्रैकियल ट्यूब्यूल्स असल में इसमें ये होती है, ये वाली ट्यूब कहलाती है ट्रैकियास। मेजर जो ट्यूब होती है, बड़ी वाली जो ट्यूब होती है, मोटी वाली जो ट्यूब होती है, उसको हम कहते हैं ट्रैकिया। और ट्रैकिया जो है एक तरफ से ये ट्यूब जो है, ट्रैकिया की ट्यूब ये स्किन को टच कर रही होती है और स्किन के पास आके ये ओपन हो जाती है, खुल जाती है। इस ओपनिंग वाले हिस्से को हम स्पाइरेकल्स कहते हैं। स्पाइरेकल्स कहते हैं जी। ये जो ओपन वाला हिस्सा है, इसका खुला हुआ हिस्सा, इसको हम कह रहे होते हैं स्पाइरेकल्स। अब ये स्पाइरेकल्स जो होते हैं, यहाँ से ये गैसेस को ले लेता है, यानी ऑक्सीजन गैस जो है वो इस स्पाइरेकल के जरिए इस ट्रैकियल ट्यूब्यूल में आ जाती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इस ट्रैकियल ट्यूब्यूल और स्पाइरेकल होते हुए बाहर हवा में निकल जाती है। तो इट्स लाइक आवर नोस, जो हमारे नोस्ट्रिल्स होते हैं ना, नाक के सुराख, बिल्कुल ऐसे हैं ये, ठीक है। लेकिन एक फ़र्क है, इन स्पाइरेकल्स के अंदर वॉल लगे हुए होते हैं, और वो वॉल जो है वो मसल्स की मूवमेंट की वजह से खुल या बंद हो सकते हैं। यानी कि इन स्पाइरेकल्स की ओपनिंग और क्लोजिंग होती है स्टोमेटा की तरह। ये स्पाइरेकल्स बंद हो जाते हैं, थोड़ी देर बाद खुल जाते हैं, ठीक है, मसल्स और वॉल्स की वजह से। तो ट्रैकियास के नाम से ट्यूब है जी। इस ट्यूब की कुछ ओपनिंग जो है वो बाहर की तरफ है, उनको आप कहते हो स्पाइरेकल्स। टोटल 10 स्पाइरेकल्स होती हैं, इसके पास 10 पेयर्स होते हैं, 10 पेयर्स होते हैं। याद रखिएगा, ये 10 के 10 पेयर्स इसकी लेटरल साइड पर पाए जाते हैं, डॉर्सल साइड पे नहीं पाए जाते, इसकी लेटरल साइड पर पाए जाते हैं। यानी अगर आपने कॉकरोच को देखा होगा तो एक तो उसका वो सिरा होता है जो हमें नजर आ रहा होता है, जिसपे इसके पर होते हैं, जिसपे इसका एक्सोस्केलेटन होता है, थोड़ा हार्ड होता है। अगर आप इसको उठा के पलट दो तो पलटने के बाद आपको इसका दूसरा हिस्सा नजर आता है जिसमें इसकी टांगे होती है ना, टांगे होती है। ये कॉकरोच है तो टांगे ऐसी होंगी, इसकी टांग, ये टांग होगी, ये टांग होगी, ये टांग होगी। इस वाली साइड को हम कहते हैं लेटरल साइड। ये है लेटरल साइड, यहाँ मौजूद होती हैं स्पाइरेकल्स, ऐसे यहाँ इसके स्पाइरेकल्स मौजूद होती हैं, ठीक है। ये जो इसका थोरैक्स रीजन होता है, यहाँ 2 पेयर्स होते हैं, और जो इसका एब्डोमिनल रीजन होता है, यहाँ 8 पेयर्स होते हैं, ठीक है। तो टोटल 10 पेयर्स होते हैं इसके पास, ठीक है। पिछली यानी कि इसकी डॉर्सल साइड पे कोई स्पाइरेकल नहीं होता, वहाँ तो इसके पास एक्सोस्केलेटन चढ़ा हुआ है इसकी हिफाजत के लिए। तो स्पाइरेकल्स आपको कहाँ मिलेंगे कॉकरोच की? लेटरल साइड पर। कितने होते हैं? 10 पेयर्स होते हैं। 2 पेयर्स जो है वो आपको इसके ऊपरी हिस्से में यानी एंटीरियर रीजन, इसके थोरैक्स रीजन में मिलते हैं, जबकि 8 पेयर्स आपको इसके जो एब्डोमिनल रीजन है वहां पर मिलते हैं। चले जी, अब स्टार्ट कहाँ से होता है इसका सिस्टम? फ्रॉम द स्पाइरेकल्स। स्पाइरेकल्स के वॉल खुलते हैं और ये गैस जो होती है ऑक्सीजन, ये स्पाइरेकल के थ्रू ट्रैकियास के अंदर आ जाती है। अब ये ट्रैकियास आगे जाके डिवाइड होती जाती है, पतली होती जाती है, डिवाइड होती जाती है, पतली होती जाती है। तो ये जो आगे जाके पतली हो गई, डिवाइड हो गई, पतली हो गई, इनको हम कहते हैं ट्रैकियोल्स। ठीक है। तो ट्रैकिया आप समझ लो जरा मोटी होती है, और इसको मजीद डिवाइड करके इसकी पतली कर दो तो वो कहलाती है जी ट्रैकियोल्स, ठीक है। तो अब ये ट्रैकिया ऑक्सीजन जो है इसमें से ट्रैवल करती हुई, ट्रैकिया से ट्रैवल करती हुई किस में चली जाती है? ट्रैकियोल्स में चली जाती है। फिर ट्रैकियोल्स आगे जाके मजीद ब्रांच में तकसीम होकर मजीद पतली हो जाती है, और फिर ये टिश्यू से कनेक्ट हो जाती है। अब ये इसके जितने भी टिश्यूज होते हैं ना, पूरी टिश्यू से ये कनेक्टिविटी होती है। इसके पास सर्कुलेटरी सिस्टम इस मामले में नहीं है, गैसेस के लिए इसके पास सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता। तो अब ये ट्रैकियोस जो है मजीद फाइन हो जाएंगी, मजीद पतली हो जाएंगी, और पतली होकर जो है वो किससे कनेक्ट हो जाती है? वो टिश्यूज से कनेक्ट हो जाती है। अब इसके यहाँ पर, जहाँ जो सिरा ट्रैकियोल्स का टिश्यूज से कनेक्ट हो रहा होता है, यहाँ पाया जा रहा होता है फ्लूइड। इस फ्लूइड को हम कहते हैं ट्रैकियल फ्लूइड। अब वो जो ऑक्सीजन आई है ना, वो इस ट्रैकियल फ्लूइड में एब्जॉर्ब हो जाती है, यानी कि हल हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है, और फिर ये टिश्यू को मिल जाती है। टिश्यू जो है वो इस फ्लूइड में से ऑक्सीजन गैस को ले लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड दे देता है। फिर ये फ्लूइड ट्रैवल करता हुआ ट्रैकिया से कार्बन डाइऑक्साइड को स्पाइरेकल्स के जरिए बाहर निकाल देता है। तो इसके पास ये एक सिस्टम है, इसको हम कहते हैं ट्रैकियल सिस्टम। आपके पास कॉकरोच के अंदर जो गैस आ रही है, जो ऑक्सीजन गैस आती है, वो स्पाइरेकल्स के जरिए ट्रैकियास में एंटर होती है। ट्रैकियास आगे जाके पतले हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, इनको हम कहते हैं ट्रैकियोल्स। फिर ट्रैकियोल्स आगे जाके मजीद पतले होकर फाइन ब्रांचेस में कन्वर्ट हो जाती हैं। ये फाइन ब्रांचेस जो हैं ये आपके पास टिश्यूज से कनेक्ट हो जाती है। इन फाइन ब्रांचेस में फ्लूइड होता है, इसको हम कहते हैं ट्रैकियल फ्लूइड। ऑक्सीजन गैस जो आई है वो फ्लूइड में पहले डिसॉल्व होगी, और ये जो टिश्यू है ये उस फ्लूइड में से गैस को एक्सचेंज करेगा, ऑक्सीजन निकाल देगा, कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड इसी रास्ते के जरिए बाहर स्पाइरेकल से रिमूव हो जाती है।
तो ये था गैस एक्सचेंज इन कॉकरोचेस। अब बात करते हैं एक्वेटिक की तरफ आते हैं। ठीक है, हमने थोड़ा सा यानी कि टेरेस्ट्रियल देखा है, अब हम आते हैं गैस एक्सचेंज इन फिशेस। गैसियस एक्सचेंज इन फिशेस, पानी की जो मछलियां होती हैं उनके अंदर गैस एक्सचेंज कैसे होता है उसकी बात करते हैं अब जरा। अच्छा, अब हम बात करते हैं गैस एक्सचेंज इन फिशेस। फिशेस के अंदर गैस एक्सचेंज किस तरह होता है। पहली बात, अब ये जो फिशेस होती हैं ये कॉर्डेट्स हैं, ठीक है। आर्थ्रोपोडा वगैरह जो अब तक हमने जितना भी पढ़ा है वो वर्टिब्रेट्स थे, इनवर्टिब्रेट्स थे सॉरी, यानी उनमें बैकबोन नहीं था। अब ये जो फिशेस वगैरह है ये वर्टिब्रेट, कॉर्डेट उस फाइलम में आ जाती है, इनके अंदर बैकबोन होता है, ये वेल डेवलप होती है। अच्छा, अब इनके अंदर जो है वो रिस्पायरेटरी सिस्टम के लिए बाकायदा एक ऑर्गन मौजूद होता है, उस ऑर्गन को हम कहते हैं गिल्स, ठीक है। इनके अंदर गिल्स मौजूद होता है, ठीक है, एक ऑर्गन है जिसके जरिए ये गैस एक्सचेंज करेंगे। और दूसरी बात, इनका जो रिस्पायरेटरी मीडिया है वो वाटर होता है, ये एक्वेटिक होती है, पानी के अंदर पाई जाती है, लिहाजा इनका जो वो रिस्पायरेटरी मीडिया है वो वाटर है। और याद रखिएगा पानी के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन हवा की निस्बत कम है। तो हवा अगर आप जो है वो 21% लेते हो, यानी कि अगर आपने 21% लिए हवा, यानी जितनी भी ऑक्सीजन के लिए आपको हवा चाहिए, आपको पानी 4 गुना चाहिए होगा। उतनी ऑक्सीजन अगर आपको हासिल करनी है तो आपको 4 गुना पानी लगेगा, तो जाके आपको उतनी ऑक्सीजन चाहिए होगी। लिहाजा मछलियों को ऑक्सीजन हासिल करने के लिए ज़्यादा पानी इनटेक करना होगा। थोड़ा सा इस मामले को भी देखना होगा मछली को कि इनके पास जो ये जिस जिस रिस्पायरेटरी मीडिया से ये ऑक्सीजन हासिल कर रहे हैं उसमें कम है ऑक्सीजन, लिहाजा इस चीज़ को भी ये कंसीडर करते हैं। अच्छा, अब रिस्पायरेटरी ये जो गैस एक्सचेंज होता है इसके लिए हमारी फिशिस के पास एक ऑर्गन मौजूद होता है जिसको हम कहते हैं गिल्स। गिल्स इनकी लेटरल साइड्स पे, इनकी साइडों पे होता है। यानी अगर मैं ऊपर से मछली बनाऊं, ये मैंने मछली बनाई है जी ऊपर से, ठीक है, ये इसकी एक आंख है, ये दूसरी आंख है, ये इसका एक फिन आ रहा है जी, ये दूसरा फिन आ रहा है, तो मछली कम जहाज लग रहा है, चले बहरहाल। तो ये इसका है, ये इसका ऊपर वाला हिस्सा है, उसका फिर बैक साइड है, यहाँ साइडों में होती है गिल्स, यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है। तो साइड्स में पाए जाते हैं, इस डायग्राम में भी आपको नजर आ रहा होगा, देखो साइड्स में है, एक इस साइड पर होगा, एक बैक साइड पर होता है गिल्स, ठीक है। एक बात, दूसरी बात, अगर हम इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को देखें तो इसका ये माउथ होता है जी, ये माउथ से इसके पास क्या आता है जी, डाइजेस्टिव सिस्टम हमने पढ़ा है। माउथ खुलता है बक्कल कैविटी में, और बक्कल कैविटी के फौरन बाद आता है फेरिंग्स, मछली में भी यही होता है। ये माउथ है, ये बक्कल कैविटी है, ये फेरिंग्स है। फेरिंग्स जो है ये गिल्स फेरिंग्स से कनेक्ट हुए होते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा, ये काम की बात है। फेरिंग्स की आउट ग्रोथ कहा जाता है गिल्स को, यानी फेरिंग्स जो है दोनों साइडों पर थोड़ा सा बाहर निकल जाते हैं, ऐसे थोड़ा सा बाहर निकल जाते हैं, और ये फिर आगे जाके यहाँ पर बनते हैं गिल्स, ये गिल्स बन जाएंगे, इधर से ये गिल्स बन जाएंगे, यहाँ गिल्स होगी, यहाँ गिल्स होगी। तो ये जो गिल्स है ना, ये फेरिंग्स से कनेक्टेड है, फेरिंग्स की आउट ग्रोथ है, फेरिंग्स की साइडों से ही निकले हुए होते हैं, साइडों से इन्वेजिलेशन हुई भी होती है गिल्स की। तो साइडों पे पाए जा रहे हैं, फेरिंग्स की इन्वेजिलेशन है, फेरिंग्स की आउट ग्रोथ होती है, कनेक्टेड विद द फेरिंग्स। ये देखा जाए तो इसको हम कह लें कि ये एक खाने की तरह है, यानी एक चैम्बर की तरह, एक चैम्बर होता है ना, खाली खाना, इसी तरह एक ये रूम सा होता है, एक चैम्बर होता है जिसके अंदर ये प्लेट्स लगी हुई होती है। नजर आ रही है आपको ये बड़ी सी, ये जो आपको ये डायग्राम नजर आ रही है, ऐसी प्लेट्स होती है। तो इस चैम्बर को हम कह रहे होते हैं ओपरक्यूलम। क्या कह रहे होते हैं इस चैम्बर को? ओपरक्यूलम, यानी वो खाना जिसमें इनका गिल फिट हुआ हुआ होगा ना, उसको कहते हो आप ओपरक्यूलम। ओपरक्यूलम के अंदर गिल्स लगे हुए होते हैं। अगर हम गिल्स के स्ट्रक्चर को देखें तो गिल के अंदर एक जरा हड्डी होती है, पॉइंटर कहाँ गया मेरा, ये गिल के अंदर ये एक हड्डी होती है जी, ये आपको नजर आ रही है, ये वाली हड्डी, ये हड्डी, ये एक ये जरा बोन होती है, हार्ड सी बोन होती है, इसको हम कह रहे होते हैं गिल आर्क। एक गिल की बात कर रहा हूं मैं, ये एक गिल है, नाम में याद रखिएगा गिल्स वर्ड आ रहा था, ये देख रहे हो एस, इसका मतलब है एक नहीं होती, ऐसी बहुत सारी प्लेटें होंगी, ठीक है। तो हमारे पास ओपरक्यूलम होता है, एक तरफ अगर आप एक साइड पे देखोगे तो एक आपको खाना नजर आएगा, उसके अंदर क्या होगा, बहुत सारे ऐसे लंबाई में वर्टिकल गिल आर्क मौजूद होते हैं। ये एक गिल आर्क है, ये दूसरा गिल आर्क है। इस डायग्राम में देखोगे तो एक गिल आर्क ये रहा, 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 ठीक है, ऐसे गिल आर्क्स मौजूद होते हैं। और इन गिल आर्क के अंदर ये जो चीज लगी हुई होती है इनको हम कहते हैं फिलामेंट्स। दो दो रो होती हैं, इससे ज्यादा नहीं होंगी, ठीक है। तो एक गिल आर्क होगा, ये एक गिल आर्क है, इसमें से एक ये फिलामेंट निकल रहा होगा, एक ये फिलामेंट निकल रहा होगा, वी शेप में निकलते हैं हमेशा, ये भी याद रखिएगा।
ये नहीं है किसी भी रैंडम शेप के अंदर, नहीं, ऐसे वी बन रहा होता है। इसी तरीके से नीचे भी एक फिलामेंट होगा, एक फिलामेंट, तो ऐसे फिलामेंट्स की रॉ होंगी, 2 रॉ होती हैं फिलामेंट की, और वी शेप के अंदर। समझ में आई बात? देखो ये गिल आर्क है, ये गिल आर्क है, एक ये आ गई जी रॉ फिलामेंट की, ये वाली, और एक ये रॉ आ गई फिलामेंट की, 2 रॉ है। दोनों रॉ के अंदर आप देख लें लंबे लंबे से फिलामेंट्स निकल रहे हैं, और फिलामेंट्स किस शेप में अरेंज हुए हैं? वी शेप के अंदर। तो ये एक गिल बन जाता है, ये एक गिल कहलाएगा जी, ये सारा जो ना ये एक गिल कहलाएगा। इधर देखें जी, ये एक फिलामेंट, ये दूसरा फिलामेंट, ये एक फिलामेंट, ये दूसरा, ऐसे 2 रॉज होंगी फिलामेंट की, ये एक गिल तैयार हो गया। एक एक ऑर्क्यूलम में 5-5, 6-6 गिल्स मौजूद होते हैं, तो इसलिए हम इसको कह देते हैं गिल्स, एस लगा देते हैं। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या बन रहा है? ओपर्क्यूलम नाम का एक चैम्बर है, उसके अंदर लंबाई में गिल आर्क नाम की हड्डी है, उन गिल आर्क से 2-2 फिलामेंट निकल रहे हैं, वी शेप के अंदर 2-2 फिलामेंट निकल रहे हैं, और वो फिलामेंट एक एक नहीं है, पूरी रॉ है, लंबाई के अंदर बहुत सारे फिलामेंट्स आ रहे हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा कि ये इनकी, इसका स्ट्रक्चर बता रहा हूँ मैं आपको पहले गिल्स का, फिर हम इसके फंक्शंस की तरफ बात करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास गिल आर्क है, गिल आर्क के अंदर वी शेप के अंदर फिलामेंट्स अरेंज हुए हैं, फिलामेंट्स जो है वो 2 रॉ में अरेंज हुए होते हैं। अच्छा, अब हम इन फिलामेंट्स को भी देखें, अगर हम इन फिलामेंट्स को भी काट दें, इतना ऐसा आप सपोज करें, ये देखो ये काटा हुआ भी है, बल्कि ये काट के अगर आप देखोगे भी ना, इसको इंटरनली देखोगे, तो फिलामेंट्स ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड हुए होते हैं, यानी फिलामेंट जो है वो ऐसे प्लेट स्ट्रेट नहीं होते, ऐसे ऐसे स्ट्रेट फिलामेंट नहीं है। हमें यहाँ तो नजर आ रहे हैं ना, देखो ये फिलामेंट आपको स्ट्रेट नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर आप इसको काट के इसको डीप देखोगे तो आपको नजर आएगा कि फिलामेंट ऐसा होता है, छोटी छोटी सी ऐसी इसमें ना प्लेटें टाइप की बनी हुई होती हैं, ये ऐसे ऐसे होगा फिलामेंट। इसी तरह यहाँ पर ये जो दूसरा फिलामेंट है उसमें ऐसी प्लेटें होंगी, ऐसी प्लेटें होंगी, ऐसी प्लेटें होती हैं, ये नजर आ रही है आपको प्लेटें, इनको हम कह रहे होते हैं लैमिला। ठीक है, इससे सरफेस एरिया बढ़ जाता है, एक एक फिलामेंट जो है वो आप देखो ना, ये सीधा होता तो कम जगह घेर रहा होता, अब इसमें ये प्लेटें बन गई तो ये ज़्यादा जगह घेर रहा है। ठीक है, तो फिलामेंट को अगर हम इंटरनली देखें तो फिलामेंट्स जो है वो स्ट्रेट नहीं होती हैं, बल्कि उनके अंदर प्लेट नुमा स्ट्रक्चर्स बने हुए होते हैं, ये बने हुए आपके प्लेट नुमा स्ट्रक्चर्स, इन स्ट्रक्चर्स को हम कह रहे होते हैं लैमिला। अब ये तो लैमिला हो गया, अब ये फिलामेंट गिल्स की अरेंजमेंट हो गई। अब इस गिल्स के अंदर क्या होता है जी कि ये जो लैमिला होती है इनके पास से ब्लड कैपिलरीज गुजरती हैं, एक वही जिसको आप वो कहते हो वेन्स, एक कहते हो आप आर्टरीज। ठीक है, तो ये ब्लू वाली वेन हो गई, ये रेड वाली आर्टरी हो गई, ये वेन है और ये आर्टरी है। आपको याद होगा, पढ़ा होगा आपने कि वेन के अंदर से जो है यहाँ से दिल की तरफ खून जा रहा होता है, और यहाँ से खून जो है वो आ रहा होता है। ठीक है, ये दिल की तरफ जो है ये खून लेके जा रही है, यहाँ से एंटर हो रहा है और यहाँ से जा रही है। ठीक है, तो ये वेन और आर्टरी का मामला होता है। तो अब होता क्या है, हमारे पास 2 ब्लड वेसल्स होती हैं, वेन्स और आर्टरीज, वो जैसे गिल्स के अंदर आती हैं तो लैमिला के पास आके वो इंतहाई ज़्यादा पतली हो जाती है, इनको हम कह रहे होते हैं कैपिलरीज। ठीक है, जब देखो ना ये एक आर्टरी आ रही है, और यहाँ देखो ये अंदर जब लैमिला के पास आई बहुत सारी पतली पतली सी छोटी छोटी सी कैपिलरीज बन गई। इसी तरह ये वेन आ रही है, ये लैमिला के पास आके क्या हुआ, इसने पूरा एक पतला सा जाल बना दिया, इस जाल को हम कह रहे होते हैं कि ये कैपिलरीज है। ठीक है, तो हुआ क्या, हमारे पास ये जो लैमिला है, लैमिला ने सरफेस प्रोवाइड करी, लैमिला ने क्या करा, एक सरफेस, एक जगह प्रोवाइड करी, एक प्लेट दे दी। अब यहाँ पर क्या हुआ, 2 ब्लड वेसल्स आए, एक आर्टरी एक वेन्स। आर्टरी का काम होता है कि ये दिल से खून लेकर आ रही होती है, वेन्स का काम होता है कि ये आपके लैमिला से खून लेके जाएंगे टुवर्ड्स द हार्ट। ये हम खैर सर्कुलेटरी सिस्टम में बड़ी डिटेल में पढ़ेंगे। अब जब ये 2 कैपिलरीज, ये जो 2 ब्लड वेसल्स आती हैं, ये लैमिला के पास आके इंतहाई डिवाइड हो जाती है, इनको हम कह रहे होते हैं कैपिलरीज। और कैपिलरीज इतनी पतली होती हैं कि इनके अंदर से चीज़ें एक्सचेंज हो जाएंगी। कैपिलरीज के अंदर जब ब्लड गुजर रहा होता है तो चीज़ें जो है वो एक्सचेंज हो जाती है। ठीक है, अब आते हैं इसकी वर्किंग की तरफ, ये तो स्ट्रक्चर हो गया इसका। तो गिल्स क्या है जी, एक्चुअल में एक खाना है ओपर्क्यूलम के नाम से, उसमें ऐसी लंबी लंबी सी गिल आर्क है, हर गिल आर्क में 2-2 रो है फिलामेंट्स की। हर फिलामेंट को अगर आप देखोगे तो फिलामेंट जो है अंदर की तरफ फोल्ड हुआ होता है, प्लेट बनी हुई होती है, उस प्लेट को हम कह रहे होते हैं लैमिला। तो एक एक फिलामेंट में पता नहीं कितनी कितनी लैमिला मौजूद होती है। हर ब्लड कैपिलरी, यहाँ पर 2-2 ब्लड कैपिलरीज होती है जी, हर फिलामेंट के पास से 2 ब्लड कैपिलरीज गुजर रही होती हैं, और ब्लड कैपिलरीज लैमिला के पास आकर, ब्लड वेसल सॉरी, लैमिला के पास आकर कैपिलरीज में कन्वर्ट हो जाती है, पूरा एक जाल बन जाता है। नजर भी आ रहा होगा आपको डायग्राम में। ठीक है, ये देखो जाल कैसा खतरनाक जाल बना हुआ है। अब ये जो ब्लड कैपिलरीज है ना, इनकी खास बात ये होती है कि ये सपोज करो एक ब्लड कैपिलरी है,
अब जब इसमें से ब्लड फ्लो हो रहा होगा ना, ये ब्लड फ्लो हो रहा होगा, तो ये कैपिलरीज की वॉल इतनी पतली होती है, इतनी पतली होती है कि ब्लड में से चीज़ें कैपिलरीज को क्रॉस करके बाहर निकल जाएंगी और बाहर से चीज़ें कैपिलरीज को क्रॉस करके अंदर आ जाएंगी। इतनी, यानी कि समझ लो चाय की छन्नी की तरह। तो अगर सपोज करो बाहर पानी है, बाहर क्या है, पानी, तो अब जब ब्लड कैपिलरीज में से ब्लड फ्लो हो रहा होगा, ये ब्लड फ्लो हो रहा है, तो ये कैपिलरीज की वॉल इतनी पतली है कि ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड निकल के पानी के चली जाएगी और पानी में से ऑक्सीजन जो है वो क्रॉस करके ब्लड में आ जाएगी। ठीक है, तो ये कैपिलरीज का फायदा होता है। आर्टरीज और वेन्स की वॉल मोटी होती है, इनमें से एक्सचेंज नहीं हो सकता। आर्टरीज, अगर ये आर्टरी होती ना तो भी ये एक्सचेंज नहीं हो सकता था। कैपिलरीज की खास बात होती है ये, कैपिलरी इतनी पतली हो जाती है कि उसकी जो वॉल होती है वो एक सेल की लेयर की बस होती है, एक सेल की थिकनेस होती है उसके अंदर बस। ठीक है, अब होता क्या है जी, हमारे पास ये फिश जो होती है ये मुंह खोल के पानी लेती है अंदर, मुंह खोल के। वजह क्या है, वजह मैंने आपको बताया था कि वाटर जो है वो एक अच्छा रिस्पायरेटरी मीडियम नहीं है, इसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम है। मैंने आपको याद है क्या कहा था कि इंसान जो है हवा के जरिए जितनी ऑक्सीजन हासिल करता है, अगर पानी से उतनी ऑक्सीजन हासिल करनी है तो 5 गुना पानी लेना पड़ेगा उसको, 4 से 5 गुना। तो अब यहाँ चूंकि फिश को ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए होती है और इसके पास पानी है, पानी के अंदर ऑक्सीजन कम है, तो इसको फिर ज़्यादा पानी लेना पड़ता है ताकि ज़्यादा ऑक्सीजन हासिल करे। अब ज़्यादा पानी ये कैसे लेता है, फ्रॉम द माउथ, ये मुंह से पानी अंदर लेकर आता है। अंदर ये आपको याद होगा मैंने आपको क्या कहा था, फेरिंग्स। अब ये मुंह से पानी अंदर जाता है बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी से ये कहाँ जाता है, फेरिंग्स, और फेरिंग्स से ये फिर ओपरक्यूलम के जरिए बाहर निकल जाता है। ठीक है, अगर हम डायग्राम वापस बनाएं, ये माउथ बक्कल कैविटी, ये माउथ है, ये बक्कल कैविटी है और ये फेरिंग्स है। फेरिंग्स से ये क्या आ गए, ये वही ओपरक्यूलम और गिल्स। अब ये जो पानी आया फेरिंग्स से होता हुआ ऐसे ओपरक्यूलम से बाहर निकल जाता है। जब ये बाहर निकलता है ये इन गिल्स, आर्क और इन फिलामेंट्स के पास से गुजरता है और इन फिलामेंट्स को डुबोता हुआ, इसको नहलाता हुआ निकल जाता है। तो अब मछली ने जब मुंह से पानी लिया फेरिंग्स के जरिए, इसने क्या करा, ऑपरक्यूलम से बाहर निकाल दिया। अब जब ये ऑपरक्यूलम से बाहर निकालता है तो ये जो गिल्स हैं, यानी कि ये जो फिलामेंट्स हैं और ये फिलामेंट्स के अंदर ये जो लैमिना है, ये पानी के अंदर डूब जाते हैं, प्यास से पानी के अंदर नहा लेते हैं। अब जब पानी इन कैपिलरीज के पास से भी तो पानी गुजर रहा है ना, ये पानी की डायरेक्शन दिखाई जा रही है आपको एरो। अब ये पानी ऐसे गुजर रहा है, तो जब पानी गुजर रहा होगा तो कैपिलरीज के अंदर जो ब्लड है वो क्या करेगा, वो अपनी ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड इस पानी पे डिफ्यूज कर देगा और पानी के अंदर जो ऑक्सीजन है वो कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा। यहाँ नीचे डायग्राम में आपको ये दिखा रहा है। अब देखिए पानी जो है ये ऐसे फ्लो कर रहा है, ऐसे इस डायरेक्शन में। यहाँ पानी की पानी के अंदर कंसंट्रेशन कितनी है, ऑक्सीजन की 100, पानी में ऑक्सीजन ज़्यादा है। अब पानी जैसे जैसे आगे मूव कर रहा है, ब्लड आपका ऐसे जा रहा है, ब्लड आपका ऐसे जा रहा है। इस दौरान क्या कर रहे हैं, नीचे ब्लड की कंसंट्रेशन देखो कम है, नीचे खून के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन देखो कम है, 5, 30, 60, 80। तब क्या होगा जी, कैपिलरीज और पानी के ये जो कैपिलरीज के अंदर ब्लड है और ये उसके बाहर जो पानी है, इसके दरमियान ऑक्सीजन का तबादला हो जाएगा, हाई से लो ऑक्सीजन डिफ्यूज कर जाती है, तो पानी में से ऑक्सीजन निकल के इन कैपिलरीज में ऐड होना शुरू हो जाएगी। तो अब कैपिलरी के अंदर देखो पानी ऐड हुआ था, 5% उसके अंदर ऑक्सीजन थी, जब कैपिलरीज को क्रॉस करते हुए आर्टरी में जा रहा है तो कितनी है, 80% ऑक्सीजन आ गई। पानी के अंदर 100 थी, जब क्रॉस करके दूसरी तरफ गया तो पानी के अंदर 15 रह गई, तो ऑक्सीजन कहाँ गई, ऑक्सीजन डिफ्यूज हो गई अंदर। तो ऐसे ये कर लेता है जी अपनी गैस एक्सचेंज। तो ये होता है जी फिश के अंदर रिस्पायरेटरी मामला। ठीक है जी, तो फिश हो गया जी। आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी, एक और एनिमल को देख लेते हैं और वो है हमारे पास फ्रॉग। इट्स एन एम्फीबियन। फ्रॉग की बात करते हैं, जब हम फ्रॉग किस तरीके से गैस एक्सचेंज करता है। अब फ्रॉग का मामला फिश से ज़्यादा बेहतर होगा। वजह क्या है, ये ड्यूल नेचर का है, थोड़ा सा खुश्की में भी निकालता है। पहली बात ये था क्लास एम्फीबिया से इसका ताल्लुक था, एम्फीबिया। आपको याद होगा कि क्लास एम्फीबिया का जो मेजर या जर्नल कैरेक्टर है वो क्या था, इट हैज ड्यूल नेचर ऑफ लाइफ। इसके अंदर लाइफ का डबल नेचर होता है। ये अपनी कुछ लाइफ के अंदर गिल्स के जरिए पानी लेता है और उस टाइम पे ये एक्वेटिक होता है, और फिर लाइफ का बाकी हिस्सा जो है ये टेरेस्ट्रियल आ जाता है और ये फिर लंग्स डिवेलप करके लंग्स से सांस लेता है। तो ये मछली और इंसानों की तरह दोनों की तरह का गुजारा होता है इसमें टाइम, इसलिए हम इसको कहते हैं ड्यूल लाइफ होती है इसकी। तो जब जाइगोट से टेडपोल बनता है, फ्रॉग में जाइगोट होगा, जाइगोट से जब टेडपोल बनता है तो वो इक्वेटिक होता है। वहाँ इसके पास गिल्स मौजूद होते हैं और गिल्स के जरिए ये रिस्पायरेशन करता है, बिल्कुल वही वाला मामला जैसे कि ये फिश के अंदर था।
फिर क्या होता है, टैडपोल ग्रो करते हुए अपने आप को खुश्की पे ले आता है, लंग्स डिवेलप कर लेता है, गिल्स खत्म हो जाते हैं, लंग्स आ जाते हैं, और अब ये टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के अंदर लंग्स के जरिए सांस लेता है। ठीक है, तो हम गिल्स का तो नहीं देख रहे इसकी, क्योंकि गिल्स हमने पढ़ लिया। हम इसकी लैंड लाइफ को डिस्कस करते हैं कि लैंड के अंदर ये जब खुश्की वाला बन जाता है तब ये किस तरह गैस एक्सचेंज करता है। ठीक है, तो अब जब टैडपोल तो था और वो गिल्स से एक्सचेंज कर रहा था, जब वो लैंड में आ जाता है और लंग्स डिवेलप कर देता है, फिर भी ये 3 तरीकों से गैस एक्सचेंज करता है, 1, 2 एंड 3। 3 तरीकों से ये गैस एक्सचेंज करता है। एक कहलाता है पल्मोनरी, एक कहलाता है बक्कल, और एक कहलाता है क्यूटेनियस। 3 तरीकों से करता है जी। ज्यादातर पल्मोनरी ही मामला चल रहा होता है। पल्मोनरी का मतलब होता है, पल्मोनरी हम बायोलॉजी में उन टर्म्स के लिए इस्तेमाल करते हैं जिनका ताल्लुक लंग्स से हो रहा होता है। पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी, ये ऐसी ब्लड वेसल्स होती हैं जो लंग्स से जुड़ रही होती हैं। ठीक है, तो पल्मोनरी टर्म्स हम कहाँ यूज कर रहे होते हैं, जहाँ लंग्स का इस्तेमाल होता है। तो पल्मोनरी का मतलब हो गया कि यहाँ ये गैस एक्सचेंज करेगा बाय लंग्स, लंग्स के जरिए। बक्कल के अंदर, ये बक्कल कैविटी मुंह को कहते हो आप, माउथ के बाद जो मुंह का हिस्सा है इसको आप बक्कल कैविटी कहते हो। तो बक्कल रेस्पिरेशन के अंदर ये अपने मुंह की स्पेस के जरिए गैस एक्सचेंज करता है। जबकि क्यूटेनियस का मतलब होता है स्किन, और यहाँ ये तीसरी वाली में ये स्किन की मदद से अपनी गैस एक्सचेंज करेगा। मेजर हिस्सा, मेजर तरीकाकार इसका यही वाला रहता है पल्मोनरी का, लिहाजा इसको देख लेते हैं पहले। पल्मोनरी के अंदर क्या होता है जी, इसके पास लंग्स का पेयर होता है, एक पेयर होता है लंग्स का, एक लेफ्ट लंग एक राइट लंग। इसका जो लंग होता है वो बलून शेप का होता है, इंसानों की तरह नहीं होता है, इसका लंग्स बलून शेप का होता है और बड़ा स्पॉन्जी सा होता है, नरम सा होता है। और इसके ऊपर अगर हम देखें इसका मामला, तो ऐसा है जी कि ये इसकी नोस्ट्रिल्स है, यानी नाक के सुराख। ठीक है, ये इसकी वही बक्कल कैविटी आ गई, ये सारी इसकी जो स्पेस है जहाँ मैंने हाईलाइट किया है ये इसकी बक्कल कैविटी। अब बक्कल कैविटी के बाद इसके आता है जी, ये एक कॉमन पार्ट होता है जिसको आप कह रहे होते हो फेरेंक्स। ठीक है जी, फेरेंक्स होता है, ये कॉमन पार्ट होता है। ठीक है, तो पहले तो इसके नोस्ट्रिल्स है, ये अबे भाई, ये नोस्ट्रिल्स है, ये माउथ होता है। खाना खाएगा माउथ के जरिए, सांस लेगा नोस्ट्रिल्स के जरिए। बहरहाल ये दोनों चीजें यानी माउथ और नोस्ट्रिल्स दोनों किस में ओपन होती हैं, बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी के बाद आता है फेरेंक्स, फेरेंक्स भी कॉमन होता है। अब फेरेंक्स से 2 रास्ते निकलते हैं, एक तो जा रहा होता है ये एसोफेगस की तरफ, और ये तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, फ्रॉग का, सॉरी आपका नहीं, फ्रॉग का, ये फ्रॉग का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। यहाँ खाना जो है वो एसोफेगस में निकल जाता है, जबकि यहाँ से इसका शुरू हो जाता है जी गैसेस एक्सचेंज वाला सिस्टम। अब ये जो फेरिंग्स के बाद इस तरफ ये जो पहला हिस्सा आ रहा होता है इसको हम कह रहे होते हैं ग्लॉटस, यानी बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है सुराख, इसको आप कह रहे होते हो ग्लॉटस। ग्लॉटस के बाद इसके आता है जी एक शुरू की छोटी सी ओपनिंग होती है, इसको हम कह रहे होते हैं लैरिंग्स। इसके अंदर वॉइस बॉक्स भी होता है, आवाज वगैरह इस लैरिंग्स से पैदा होती है। लैरिंग्स के बाद जो अगला सा हिस्सा है वो एक पूरा पाइप नुमा है, इस पाइप को आप कहते हो ब्रोंकस, ब्रोंकस। ठीक है, अगर हम डायग्राम देखें तो यहाँ ये सब, ये ऊपर जो है ये कहाँ है, ये सारा फेरिंग्स है। फेरिंग्स के बाद ये जो ओपनिंग नजर आ रही है आपको, ये ग्लॉटस हो गया। ग्लॉटस के फौरन बाद लैरिंग्स होता है, लैरिंग्स के बाद ये जो कॉमन हिस्सा है ये ब्रोंकस हो गया। ठीक है, ये ब्रोंकस हो जाता है। अब ब्रोंकस आगे जाके फिर डिवाइड हो जाती है 2 हिस्सों के अंदर, दो, एक लेफ्ट की तरफ मुड़ जाती है, एक राइट की तरफ मुड़ जाती है। इनको हम कहते हैं ब्रोंकाई। ये ब्रोंकस, ब्रोंकस, ये एक कहलाएगी ब्रोंकाई। ठीक है, ये एक ब्रोंका है, ये राइट ब्रोंकस कह लो, उसको राइट ब्रोंकस कह लो। ठीक है जी, इसको बल्कि ब्रोंकाई कहते हैं, इसको हम ब्रोंकस कहते हैं। ठीक है, उल्टा नाम बोल दिया मैंने, तो दोबारा सुनिएगा, 2 मिनट से कम रह गया। फेरिंग्स, ये नॉस्ट्रिल्स, नॉस्ट्रिल्स और माउथ किस में ओपन होते हैं, बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी से आता है फेरिंग्स। फेरिंग्स से 2 रास्ते निकल जाते हैं जी, एसोफेगस तो डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ से जो गैस आ रही होती है वो सबसे पहले जो ओपनिंग होती है, सुराग होता है, उसको कह रहे होते हैं ग्लॉटस। ग्लॉटस के बाद जो नेक्स्ट चीज आती है वो लैरिंग्स होता है, ये वॉइस बॉक्स होता है, एनिमल्स वगैरह के अंदर जो आवाज पैदा होती है वो इस लैरिंग्स की वजह से होती है। लैरिंग्स के बाद एक पाइप होता है, उसको हम कहते हैं ब्रोंकाई। ये एक सिंगल पाइप होता है, लेकिन आगे जाके ये 2 हिस्सों में तकसीम हो जाता है, एक लेफ्ट की तरफ एक राइट की तरफ, दोनों को हम ब्रोंकस कहते हैं। ठीक है, ये ब्रोंकस हो जाती है, ये ब्रोंकाई आते हैं, और हर ब्रोंकस फिर लंग्स के अंदर एंटर हो जाती है, बलून शेप के इसके लंग्स के अंदर एंटर हो जाती है, और अंदर जाके ये बहुत सारी ब्रांचेस में तकसीम हो जाती है, इसके अंदर जाके ब्रांचेस बन जाती है बहुत सारी, और इन ब्रांचेस को हम कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, इसी तरह इसमें भी यही मामला होगा कि ये ब्रोंकस जो है
अंदर जाके बहुत सारी ब्रांचेस के अंदर तकसीम हो जाती है।